आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, सरस कदली के समान गोरे जांघों वाली कौन है? तो आंसर हमारा है यक्षिणी। इसी प्रश्न के साथ जो है मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो हमारा जो प्रश्नोत्तरी चल रहा है दोस्तों, उत्तर मेघ से चल रहा है। तो आज की जो हमारी प्रश्नों की संख्या है वह कितना है दोस्तों? 45 है। ठीक है। और जो है 45 प्रश्न हम यहाँ पे कराएंगे और साथ में आप ध्यान रखिएगा श्लोकों को। तो 36 नंबर श्लोक से 40 तक हमारा प्रश्नोत्तरी जाएगा दोस्तों, जिसमें हम 36वां श्लोक से प्रश्नोत्तरी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी के साथ, और साथ में जो है आप लोग जो है और जो है हमारे जो है उत्तर मेघ और पूर्व मेघ से पूर्व मेघ के सारे श्लोकों को जो है हमने जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करा दिया श्लोक बाय श्लोक। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि सरस कदली के समान गोरे जांघों वाली कौन है? तो हमने बताया यक्षिणी। यहाँ पे यक्ष कहता है जब तुम मेरी यक्षिणी को जाओगे, मेरी यक्षिणी से मिलने जाओगे, तब उसकी जो बायां जो जांग है क्या करे, उरु जो जांग है वो क्या करेगा, उसमें जो है फड़कन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यक्ष जो है जांघों की जो है विशेषताएं बताता है कि मेरी यक्षिणी की जो जांघें है वह कैसी है। तो कदली, सरस कदली के समान गोरे रंग की है। और कैसी है दोस्तों? तो जो मेरे नाखूनों के द्वारा जो नखित की गई है ऐसी मेरी यक्षिणी है। तो यहाँ पे जो है जांग की विशेषताएं बताई गई है इस श्लोक में दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न करा दिया कि सरस कदली के समान। सरस कदली मतलब, जिस कदली मतलब केला होता है। कदली मतलब क्या होता है दोस्तों? केला। तो केले की यदि ऊपरी परत को उखाड़ दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? गोरे रंग का हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो इसी सरस कदली के समान गोरे जांघों वाली कौन है? तो यक्षिणी। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न को यहाँ पे लेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, मेघ के जाने पर यक्षिणी का कौन सा जांग फड़केगा? जांघें दो होती है तो कौन सी जांघें फड़केगा? तो वामश्च, बायां जांग जांग फड़केगा। कौन सा फड़केगा दोस्तों? तो यहाँ पे बायां जांग फड़केगा। यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है। आगे चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा गया है उरु शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे यास्ति उरु। तो यहाँ पे दिया है उरु जो है शब्द का क्या अर्थ है? तो उसकी यक्षिणी के क्या फड़क रही है दोस्तों? जांघें। कौन सी जांघें? बायां जांघा जो है उसमें क्या चलत्व, उसमें हलचल उत्पन्न हो गया है। ठीक है। तो जो है जांघें, उरु मतलब क्या होता है? तो आंसर में आ जाएगा जांग होता है। उरु शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उरु शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जांग होता है। ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। आगे हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, सरस कदली स्तंभ गौरम किम। सरस कदली के समान स्तंभ गोरे रंग वाला कौन है? किम मतलब क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो यह जो उरु की विशेषता है। ठीक है। किसकी है? उरु की विशेषता है, जांघे की विशेषता है। जांग कैसी है? सरस कदली स्तंभ गौर जो है किम, सरस कदली के समान स्तंभ गोरे रंग की स्तंभ जैसा उसकी जांघें हैं। तो आंसर हमारा उरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उरु यहाँ पे हमारा है सरस कदली स्तंभ गौर किम, उरु। आंसर उरु होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। संभोग के अंत में कौन यक्षिणी के बाएं जांग को दबाता है? कहा गया है संभोगांते मम समुचितयो हस्त संवाहन संभावना नाम। तो वह जो है संभोग के अंत में मम मेरे द्वारा। तो यहाँ पे मम सबसे किसका बोध हुआ? तो यक्ष का बोध हुआ। वो के अंत में कौन यक्षिणी के बाएं जांग को दबाता है? तो आंसर हो जाएगा यक्ष। कौन है? यक्ष है। यह हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर। वह कहता वही जांघें फड़केगी जिसको मैं अपने हाथों से दबाता था। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्ष। यह हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर है। अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 6 लेंगे। 6 प्रश्न है, भाग्यवश मोती की करधनी को कौन त्याग दी होगी? तो वह जो है यक्षिणी जो है वह क्या करती थी? मोती की करधनी अपने कमर में पहनती थी, जिसकी लटकन जो है जांघों तक तो लगी रहती थी। तो मेरे वियोग के कारण वो यक्षिणी क्या की? अपने उस मोती की करधनी को क्या कर दी? त्याग दी। तो भाग्यवश मोती की करधनी को कौन त्याग दी? तो
आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी। कौन त्याग दी दोस्तों? यक्षिणी। तो क्यों त्याग दी? विरह के कारण। वह जो है कर्दनी जो है जांघों तो लटकती थी, तो जांघ की विशेषता बताई गई है क्यों उसने अपनी कर्दनी जो है कर्दनी को त्याग दी। तो यक्षिणी जो है भाग्यवश जो है उसने अपने कर्दनी को त्याग दी। आंसर हमारा यक्षिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन त्याग दी दोस्तों? तो यक्षिणी त्याग दी। ये हमारे छठवें प्रश्न का आंसर है। आगे लेंगे हम 7वें नंबर प्रश्न का। 7 नंबर का प्रश्न है, कर उरु जो है कर 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 उरु पदई पदई उच्च मानो जो है उच्च मानो किम। यह जो है अपने कर मतलब हाथ होता है, उसके जांघों में अपने ही उसके हाथों से उसके जांघ में जो है मुच्यमान जो है निशान बन गए होंगे। जो है वह निशान क्या हो जाएंगे? मिट गए होंगे। जांघों में जो नाखून लगे हुए थे वह मुच्यमान वह समाप्त हो जाएंगे। तो किस कहाँ लगे हुए थे? उरु में। तो कर रूह पदई मदियई मदियई उच्च मानो। तो मेरे नाखून द्वारा जिसके जांघों में नाखून लगा था वह जो है सूख गया होगा, ऐसी जांघों वाली जो है यक्षिणी है। तो किसके कहाँ लगा था? उरु में लगा था। कहाँ लगा था दोस्तों? उरु में। तो आंसर हमारा उरु हो जाएगा। कर रूह पदई मदियई मु मुच्च मानो किम। तो उरु आंसर हमारा हो जाएगा उरु हो जाएगा। यह हमारे 7वें प्रश्न का आंसर है। 8वां प्रश्न है, संभोगा अंते संभोग के अंत में मम हस्त संवाहना नाम। मेरे हाथों द्वारा जिसका संवाहना नाम समुचितो किम समुचित रूप से दबाते थे तो किम क्या? तो आंसर हो जाएगा उरु को। किसको? उरु को। आंसर हमारा उरु है। ठीक है, यह हमारे 8वें प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 9वां है। 9वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न कहता है, सरस कदली स्तंभ गोरस्य इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया दोस्तों? उपमा अलंकार का। सरस के कदली के स्तंभ के समान गौर वर्ण वाली जो गौर वर्ण क्या है? उरु है। तो गोरे कदली के गौर स्तंभ से उपमा दी गई है जो है जांघों की। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार का इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। आगे हम लेंगे 10वां नंबर प्रश्न का। वामस अस्याम में कौन सा संधि है? तो वामस अस्याम जो है अस्याम कौन है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सा है? दीर्घ संधि का इसमें हमारा प्रयोग किया गया है वामस अस्याम में। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ संधि है और इसमें जो है वामस्या बाएं जांघों वाली कौन थी? अस्या मतलब यक्षिणी का बोध हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें पूछेगा वामस्या जो है वामस्या अस्या जो है पद जो आया है इसमें अस्या से किसका बोध हो रहा है? तो यक्षिणी का। यक्षिणी बाएं जो है जो है जांघों वाली कौन है? यक्षिणी है। तो अस्या पद से यक्षिणी का बोध हुआ। वामस्य बाएं बाया बाया हो गया। तो यहाँ पे संधि पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारी संधि हुई है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वामश्च प्लस अस्या जो है हमारा जो है संधि विग्रह होगा। ठीक है, तो ये हमारा 10वें प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न है, माँ बुधस्या प्रणयिनी मई स्वप्न लभ्ये इस पंक्ति में मई जो पद आया है से किसका बोध हो रहा है? तो इसमें कहता है कि यह जो है माँ बुधस्याः प्रणयिनी मई स्वप्न लब्धे जो है मेरी माँ बुधस्या जो यस अस्या जो मेरी यक्षिणी है वह प्रणयिनी मेरे जो है प्रणयिनी के कारण मई मतलब मेरे स्वप्न लब्धे मुझे जो है स्वप्न में प्राप्त करना चाहती है, ऐसी जो है कथ्यसी ऐसा जो वह कहता है। कौन? यक्ष। तो यहाँ पूछा कि मई जो शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? तो मई शब्द से जो है यक्ष का बोध हो रहा है। वह कहता है कि मेरे प्रेम में। तो मई से जो है यक्ष का बोध हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यक्ष। लेकिन साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि यह जो मई और प्रणयी आया है ये किस विभक्ति का है? तो मई और प्रणयी दोनों सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है? सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जो है मई बनता है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति की एक वचन मई बनता है और जो है यह जो मई हो गया हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और कौन मई पद से किसका बोध हुआ? तो यक्ष का। यह हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर का प्रश्न है,
जो है हमारा प्रश्न है कि कंठच्युत, कंठ है, कंठच्युत है जो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कंठच्युत भुज भुजलता ग्रंथि गाढ़ोप गुढ़कह कह। तो कंठच्युत जो कंठ लगना जो है कब, स्वप्न में वो कंठ लगना चाहती थी, भुज मतलब अपने हाथों द्वारा, भुज लूपी लता द्वारा, ग्रंथि मतलब लगाना चाहती, गाढ़ो उत्कंठा उसकी जो गाढ़ जो उत्कंठा थी, गुड़ गाढ़ोप गुढ़क जो यह जो है कंठ लगाने की जो स्वप्न देख रही थी। तो कंठस्चु भुज लता ग्रंथि गाढ़ो गुढ़कह कह। तो यछड़ी कौन चाहती थी, यछड़ी चाहती थी क्या लगाना, कंठ, कंठ कैसा, अपनी भुजा रूपी लता द्वारा वो कंठ लगाना चाहती। तो कह जो है कौन चाहती थी, तो यछड़ी होगा। तो यह स्वप्न में चाहती थी, ऐसा जो है यक्ष कहता है, स्वप्न में चाहती थी, यक्ष कहता ऊपरी की लाइन में। स्वप्न लब्धे कथयति, वह स्वप्न में मुझे प्राप्त करना चाहती थी कि कंठ युच्य जो है कंठ लगाना, भुज लता अपने भुजाओं द्वारा ग्रंथि बांध जाती थी, तो ऐसा गाढ़ो प गुढ़क कह। तो हमारा आंसर हो जाएगा यछड़ी चाहती थी। ठीक है, यह जो है हमारा आंसर यछड़ी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 13 नंबर प्रश्न की तरफ। स्वप्न में यछड़ी किसका गाढ़ आलिंगन कर रही होगी, तो यक्ष की जो है, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ तुम जाना, तो क्या करना, थोड़ा उसको एक पहर तक सोने देना और उसे मत जगाना। वह सो रही होगी तो उसको मत जगाना, उसको एक पहर तक सोने देना, और वह जो है स्वप्न देखेगी। और स्वप्न में यक्षरी किसका गाढ़ा आलिंगन करेगी, कर रही होगी, ऐसा स्वप्न देखेगी। तो यक्ष कहता है मई, मई मेरा स्वप्न देखेगी। तो आंसर हो जाएगा यक्ष का, यक्ष कहता है। तो यहाँ पे यक्ष का बोध होगा। ठीक है, किसका स्वप्न देखेगी, यक्ष का। यह हमारा 13 नंबर प्रश्न का है। 14 नंबर प्रश्न को लेंगे। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है, मेघ यक्षड़ी के समीप बैठकर कितने पहर तक प्रतीक्षा करेगा। तो यक्ष कहता याम मात्रम, यदि मेरी यक्षड़ी यदि लब्ध निद्रा सुखाम, यदि मान लो वो सो गई होगी मेरी यक्षड़ी, तो तुम क्या करना, याम मात्रम एक पहर तक उसका इंतजार करना। कितने पहर तक, याम मात्रम एक पहर तक इंतजार करना। एक पहर में कितने घंटे तक सो सकती थी, तो 3 घंटे तक वह सो सकती थी। ठीक है, तो याम मात्रम मेघ यक्षड़ी के समीप बैठकर कितने पहर तक प्रतीक्षा करेगा, याम मात्रम एक पहर तक प्रतीक्षा करेगा। कितना, एक प्रहर तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा याम मात्रम एक पहर तक प्रतीक्षा करेगा, जिसमें 3 घंटे तक वो सोने देगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह यक्ष चाहता था कि लब्ध निद्रा सुखाम, यदि मेरी यक्षड़ी जो है अच्छी नींद में सोई होगी तो उसको तुम याम मात्रम एक पहर तक उसको मत जगाना। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न का है। 15 नंबर प्रश्न है, यक्षरी को सोई हुई देखकर कौन स्तनित विमुख हो जाएगा। यक्ष कहता है जब तुम मेरी यक्षरी सो रही होगी, तुम क्या करना, स्तनित विमुखो हो जाना है। क्या कर देना, स्तनित विमुखो मतलब अपनी गर्जना को रोक देना, वहाँ पे गर्जना मत करना। तो यक्षरी को सोई हुई देखकर कौन स्तनित विमुख हो जाएगा, तो मेघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है मेघ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्याद स्यादन वास्य वास्य में संधि कौन सी है। तो यहाँ पे संधि हमारी हुई है जस्तु हल संधि। क्या है, जस्तु हल संधि हुआ है। विग्रह करेंगे स्याद धन अनवायस्या, अनवास्या। ठीक है, ये हमारा जो है संधि विग्रह है, जो है संधि विग्रह है। और यहाँ पे हमारा जो है द को त हुआ है, यहाँ पे जस्तु संधि हुआ है। ठीक है, कौन सा हुआ, जस्तु संधि हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सहस्व पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है। यहाँ पे सहस्व सब पद आया है, इसमें कौन सा लकार और पुरुष है। तो आंसर हमारा आ जाएगा, यह सहस्व जो है लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है दोस्तों, सहस्व जो है लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है। यह हमारा आंसर है प्रश्न संख्या 17 का। 18 नंबर प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। प्रश्न है, गाढ़ोप गुढ़म में संधि है। तो गाढ़ोप गुढ़म में जो हमारी संधि है, तो गुड़ संधि है। कौन संधि है दोस्तों, गुड़ संधि यहाँ पे हमारा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुड़ संधि हो गया, जो है गाढ़ो उप जो है उपगूढ़म में। ठीक है, ये हमारा जो है 18 नंबर प्रश्न का है। हम चलेंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18 नंबर प्रश्न का। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो गुण संधि है। यदि हम इसकी विग्रह की बात करते हैं तो विग्रह को भी देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका विग्रह जो हमारा हो जाएगा गुण प्लस जो है उपगूढ़म, क्या हो जाएगा? उपगूढ़म। ठीक है, गुड़म, यहाँ पे जो है और उ से ओ हुआ था। ठीक है, गुड़ का और उ मिलकर ओ हो जाता, ओ हो जाना गुड़ संधि कहलाता है। यह हमारा 18 प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलेंगे 19 प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है स्तनित विमुखा में समास है। तो स्तनित विमुखा में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष है। कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है स्तनित विमुखा में। और यदि विग्रह करेंगे तो स्तनितात विमुख, यह हमारा विग्रह है जो है स्तनित विमुख का। ठीक है, इस जो है गर्जन से विमुख कर जाना। ठीक है, क्या करना? तो अपनी गर्जन से विमुख विमुख कर जाना अलग हो गया किससे? अपनी गर्जना से, तो इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी हुई है 19 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों विद्युत गर्भ कह। विद्युत गर्भ कौन है? किसके अंदर विद्युत? वह कहता है, यच कहता है जब तुम जाना कहाँ पे? जब तुम मेरे वहाँ पे गवाच में बैठना, वहाँ पे जाना, तो तुम क्या करना? विद्युत गर्भ, तुम विद्युत तुम्हारे गर्भ में होगी, यानी तुम विद्युत के साथ होगे। तो विद्युत गर्भ कह मेघ, विद्युत के साथ कौन जाएगी? जो है मेघ के साथ कौन जाएगा यच के घर? तो विद्युत, विद्युत के मेघ के गर्भ में जो है विद्युत है। तो यहाँ पे प्रश्न है विद्युत गर्भ कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ। यहाँ पे आंसर मेघ जो है विद्युत मेघ के गर्भ में है। ठीक है, दूसरा है 21 नंबर प्रश्न का धीर प्रक्रमेथा कह। तो यहाँ पे धीर प्रक्रमेथा, धीर कौन है? और जो है धीर प्रक्रमेथा कौन है दोस्तों? तो मेघ है। कौन है? धीर होकर जो है मेघ बोलेगा। तो मेघ कौन है? मेघ है। मेघ जो है धीर प्रक्रमेथा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रक्रमेथा है इसमें पूछेगा कौन सा लकार कौन सा पुरुष है? तो यह विधि लिंग के मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह जो है प्रक्रमेथा जो है बनता है विधि लिंग लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन मध्यम पुरुष का एक वचन में बनता है हमारा जो है प्रक्रमनिथा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 21 का मेघ सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है गवाच्छे सनाथे कह। गवाछ में सनाथी कौन होगा? गवाछ में कौन जाकर बैठेगा? तो मेघ। कौन? आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ठीक है, ये हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न है कि यच कहता है तुम जाना, तो जो है सनाथे गवाछे, गवाच में सनाथ हो जाना, वहाँ पे तुम बैठ जाना। सनाथे जो अनाथ नहीं है वो सनाथ है, तुम वहाँ पे क्या करना? बैठ जाना। कहाँ पे? गवाछे में। तो गवाछे सनाथे कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ये हमारा 22 नंबर प्रश्न का आंसर है। आगे चलेंगे 23 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है स्वजल कणिका शीतलेन लीले नल से एक एक किसको जगाएगा? यह जो है स्वजल कणिका से जो है शीतल रूपी कण हवा रूपी यह जो है किसको जगाएगा? यहाँ पे होगा किसको जगाएगा। ठीक है, तो जो है यक्षिणी को। मेघ जो है स्वजल कणिका से, स्वजल जल जो है अपने स्वयं के जल की कणिका से जो ठंडी है जो हवा के द्वारा चलेगी, वह जो है ऐसी जो है शीतल जल जो है किसको जगाने के लिए छोड़ेगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी को जगाने के लिए मेघ जो है स्वयं के द्वारा शीतल रूपी कणिका जल को छोड़ेगा। किसके ऊपर? यक्षिणी के ऊपर। तो आंसर हमारा यक्षिणी हो जाएगा। स्वजल कणिका शीतलेन लीने न से किसको जगाएगा? इस जल से किसको जो है मेघ जगाएगा? तो आंसर हमारा यक्षिणी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बनाने में दिक्कत हुआ हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है यक्ष प्रश्न संख्या 24 है यक्षिणी को जगाने के लिए मेघ से कैसी गर्जना करने को कहता है? कहता है कि जब तुम मेरी यक्षिणी को जगाना, पहले से कहता है कि तुम जब मेरी यक्षिणी सोई होगी तो तुम क्या स्तनित विमुख कर देना, यानी गर्जना मत करना। और जब 3 घंटा जो है या मात्र एक पहर तक वो सो लेगी तब तुम मेरी जो है यक्षिणी को जगाना। तो जगाना कैसा? स्तनिमित जो है वचनम, कैसे जगाना? स्तनित
वचनम के द्वारा जो है जगाना। तो यक्ष कहता है यक्ष यक्षिणी को जगाने के लिए मेघ से कैसी गर्जना करने को कहता है, तो स्तनित वचनम, मधुर गर्जना करने करता है कि तुम मधुर गर्जन करके उसको जगा देना। पिछले श्लोक में कहा था कि तुम मेरी यक्षिणी को यदि सोई हुई होगी तुम वहां पहुंचोगे, यदि मेरी यक्षिणी सोई हुई होगी तो उसको तुम मत जगाना और उसको याम मात्र एक पहर तक सोने देना। और इस श्लोक में कहता है कि एक पहर तक सो लेगी तो तुम अपने ठंडी ठंडी जल करो किसके द्वारा, हवा के माध्यम से उसको जगा देना। और क्या करना, स्तनित वचनम गर्जना करना, यानी मधुर गर्जना करके उसको क्या करना, जगाना। और कैसे जगाना, तुम विद्युत गर्भ, अपने साथ विद्युत को भी लेकर जाना और धीर होकर जगाना। कैसे जगाना, धीर होकर जाकर जगाना। और जाकर बैठना कहाँ, त्वम त्वम सनाथे गवाची, तुम जाकर जो है सनाथ में जाकर, गवाच में जाकर बैठ जाना। यच जो है मेघ से कहता है कि ऐसा तुम करना। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा बना है यक्ष यक्षिणी को जगाने के लिए मेघ से कैसी गर्जना करने को कहता है, तो स्तनित वचन यानी मधुर गर्जना करने के लिए कहता है। यह हमारे 24 नंबर प्रश्न का है। आगे हम चलेंगे 25 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने प्रश्न है, मानी नाम में कौन सा समास है। तो मानी नाम में हमारा बहुब्रीहि समास है दोस्तों। यहाँ पे हमारा यदि विग्रह करेंगे, मानो अस्य अस्य था अस्ति सा, यहाँ पे अवग्रह है दोस्तों यह। तो मानो अस्था अस्ति सा, यह हमारा जो है बहुब्रीहि जो है मानी नाम बनेगा। समास हमारा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, यह हमारा 25 नंबर प्रश्न है। 26 प्रश्न को लेंगे, गवाक्षे पद में कौन सी संधि है। तो गवाक्षे पद में कौन सी संधि है दोस्तों, तो गवाक्षे पद में हमारा जो है संधि की बात करते हैं तो अयादि संधि है। कौन संधि है, गवाक्षे पद में अयादि हमारी संधि का प्रयोग किया गया है। यदि हम विग्रह करेंगे तो गो प्लस आच्छे होगा, क्या हो जाएगा, गो प्लस आच्छे जो है गवाक्षे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अ हुआ है, अ को ओ आदेश हुआ है तो गवाक्षे अयादि संधि लगा हुआ है दोस्तों, तो अयादि संधि है। और इसमें यदि एक और समास की बात करते हैं तो गवाक्षे में समास भी है। तो समास कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे गवाक्षे में समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास जो है गवाक्षे में संधि है, अयादि संधि। और गवाक्षे में समास की बात करें तो हमारा जो है बहुब्रीहि समास है, ये भी पूछ सकता है। तो बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह करेंगे, गो अक्षड़ी यु अक्षड़ी या तस्मीन, यह हमारा विग्रह है। तो गवाक्षे में बहुब्रीहि समास है। संधि की बात करें तो अयादि संधि है। ठीक है, दोनों प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत गर्भ में संधि है। तो विद्युत गर्भ में कौन सी संधि है दोस्तों, तो विद्युत गर्भ में जस्त हल संधि है। क्या है, जस्त हल संधि है। विद्युत प्लस गर्भ, क्या हो जाएगा, विद्युत प्लस गर्भ, विद्युत गर्भ। ठीक है, जस्ट तो हल संधि हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें समास भी है तो इसमें बहुब्रीहि समास है। यह भी, इसमें भी क्या है, विद्युत गर्भ में भी समास है, बहुब्रीहि समास। और संधि हमारी है जस्ट तो हल संधि। ठीक है, और जो है बहुब्रीहि का जो है विद्युत का बहुब्रीहि के अकॉर्डिंग यदि जो है विग्रह होगा तो विद्युत गर्भे यस्त यस्य। ठीक है, विद्युत विद्युत गर्भे यस यस जो है विग्रह होगा समास का। तो बहुब्रीहि समास है और विद्युत गर्भे यस्य विग्रह है। और यदि संधि की बात करते हैं तो विद्युत गर्भ में संधि कौन सी है, जो जस्तु हल संधि। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं। आगे हम चलेंगे 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हो गया दोस्तों, विद्युत गर्भ में समास है तो बहुब्रीहि समास है, विद्युत गर्भे यस्या। ठीक है, ये हमारा जो है विग्रह है। तो ये हो गया दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का। हम चलेंगे 29 नंबर प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है, अविधवे शब्द का क्या अर्थ है। तो वो यक्ष कहता है, अरे वह कहता है कौन दोस्तों, मेघ। यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम जाना तो कह देना, हे अविधवे, भातृमित्र प्रिय प्रिय प्रियम अविधवे। तो मैं तुम्हारे जो है भर्ता का मित्र, प्रिय मित्र हूँ, ये अविधवे। अविधवे शब्द का अर्थ होता है तुम सुहागिन हो। क्या होता है, सुहागिन होता है, यानी तुम विधवा नहीं, सुहागिन हो। इसलिए यक्ष जो है मेघ जो है उसे अविधवे कहकर संबोधित करेगा, किसको, यक्षिणी को। तो यह भी पूछेगा अविधवे से किसका बोध हुआ दोस्तों, तो यक्षिणी का बोध हुआ। किसका हुआ, यक्षिणी का बोध हुआ अविधवे। अविधवे शब्द का क्या अर्थ है, तो सुहागिन है। ठीक है, और किसका बोध हुआ, यक्षिणी से। तो भर्तुम मित्रम प्रियम अविधवे, जो है मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, हे अविधवे। ठीक है, हे सुहागिनी, मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, ऐसा जो है वह जाकर उससे कहेगा।
क्योंकि वो बोला है कि जाकर तुम गवाच में बैठ जाना और अपने बिजली के साथ जाना, और तुम्हें क्या बोलना है, तो यह बोलना कि हे मैं भर्तृप्रिया प्रिय जो है प्रिय भर्तु मित्रम अभिधवे, मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ हे अभिधवे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा पूछा था अभिधवे से सुहागिन का अर्थ लिखिएगा, और अभिधवे से किसका बोध हुआ, तो यक्षिणी का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 29। 30 की तरफ चलते हैं। 30 प्रश्न है माम माम अम्बुवाहक वाहम कह। तो माम अम्बुवाहक का वह कहता है कि मैं बादल हूँ, मैं मेघ हूँ। तो माम अम्बुवाहन से किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का। वह अपना परिचय देता है। वह पहले कहता है मैं तुम्हारे भर्ता का मित्र हूँ, फिर कहता है माम माम अम्बुवाहम कह, मैं जो है बादल हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मेघ हूँ। वह यक्ष मेघ जो है कहता है, अपना परिचय देता है। तो माम अम्बुवाहम कह कौन है, तो मेघ है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघ है। यह हमारा 30 प्रश्न का। आगे हम चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ, यह संदेश मेघ किससे कहता है। ठीक है, मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ, यह संदेश मेघ किससे कहता है, तो यक्षिणी से कहता है। किससे कहता है दोस्तों, यक्षिणी से कहता है। वहाँ पे अभिधेय शब्द से संबोधित कर कहता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी। ये हमारा 31 प्रश्न का आंसर है। लेंगे हम 32 प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न है मेघ किसके संदेशों को हृदय में निहित करके यक्षिणी के पास गया था। तो मेघ किसके संदेशों को हृदय में निहित करता है, तो वह कहता है तत् संदेशई हृदय निहितई आगतम, मैं जो है तुम्हारे पति के संदेश को अपने हृदय में निहित करके आया हूँ। त्वमस समीपम, तुम्हारे समीप आया हूँ, मेघ कहता है। तो मेघ किसके संदेशों को हृदय में निहित करके गया था, तो यक्ष के। किसके समीप, त्वम समीपम, यक्षिणी के समीप गया था। तो आंसर हो जाएगा मेघ यक्ष, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है मेघ अपनी गंभीर ध्वनि के द्वारा घर जाने के लिए किसको प्रेरित करता है। और जो है मेघ वह परिचय देता है। पहले तो कहता है कि मैं तुम्हारे भर्ता का मित्र हूँ, और मैं उसके संदेश को अपने हृदय से लगाकर तुम्हारे समीप आया हूँ। और कहता है मैं बादल हूँ। और कहता है कि और क्या करते हो, यक्षिणी मतलब एक तरह से प्रश्न करती है और क्या काम है, तुम्हारा संदेश पहुँचाना और है। तो वो कहता है कि मैं जो है अपनी गर्जना मेघ अपनी गंभीर ध्वनि के द्वारा घर जाने के लिए किसको प्रेरित करता है, तो वृदानी, यानी जो रास्ते की जो पथिक है वह जो है उनको अपनी त्वरयति अपनी त्वरित गर्जना के कारण जो वृदानी है, जो रास्ते में जो पथिक है, उनको जो है घर जाने के लिए प्रेरित करता है। कौन, मेघ। तो प्रश्न हमारा है दोस्तों मेघ अपनी गंभीर ध्वनि के द्वारा घर जाने के लिए किसको प्रेरित करता है, तो वृदानी। वृदानी का अर्थ होता है दोस्तों मार्ग के पथिक, मार्ग के पथिक। ठीक है, पथिक को क्या करता है, वो जल्दी जाने के लिए गर्जना करता है। कैसी गर्जना करता है, तो गंभीर ध्वनि करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कहता है मेघ को देखकर अपनी अबलाओं की बेड़ी खोलने के लिए कौन उत्सुक है। तो मेघ कहता है कि मैं गर्जना करता हूँ कि वो तेजी से अपने घर जाए और अपने स्तनित मंद्र स्थगित ध्वनि अभिरा अबला बेड़ी मोक्ष उत्सुकानी, जो है वो अपने अबलाओं की बेड़ी को खोलने के लिए उत्सुक जाएंगे। कब, जब मैं मंद स्निग्ध गर्जना ध्वनि करूंगा तब। तो यहाँ पे मेघ को देखकर अबलाओं की बेड़ी खोलने के लिए कौन उत्सुक होगा, तो मृदरानी। रास्ते में जो पथिक है वह हो जाएंगे कि मैं जल्दी, बादल आ गया है, बारिश होगी, मैं जल्दी घर जाऊं, अपने यक्षिणी की, अपनी अबलाओं की, अपनी पत्नियों की बेड़ी को क्या करूं, खोल दूं। बेड़ी मतलब चोटी होता है। क्या होता है चोटी, कौन चोटी दोस्तों, बालों की चोटी, जो बाल बांधी हुई है। बाल जो है जो जाते हैं परदेश, वो अपने यक्षिणी की बालों को बांध कर जाते हैं। जब वापस आते हैं तो वही जो है उनकी बेड़ी यानी चोटी को खोलते हैं। तो मेघ को देखकर अपनी अबलाओं की बेड़ी खोलने के लिए कौन उत्सुक है, तो जो रास्ते के पथिक है वह है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न संख्या 35 है अविधवा में समास है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों अविधवा में कौन सा समास है, आप बता सकते हैं।
तो यहाँ पे नई तत्पुरुष समास है, कौन सा है? सॉरी दोस्तों, आगे है अभिधवा में समास कौन सा है? तो नई तत्पुरुष समास है। इसका हम विग्रह की बात करते हैं तो विग्रह हमारा हो जाएगा, विग्रह का क्या हो जाएगा? अब जो है न विधवा, क्या हो जाएगा हमारा? विग्रह करेंगे तो नए तत्पुरुष का विग्रह होगा न विधवा। ठीक है, ये हमारा अविधवा न विधवा, तो ये हमारा विग्रह हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। आगे चलेंगे हम जो है प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न है अम्बुवाहम में समास है, तो अम्बुवाहम में कौन सा समास है दोस्तों? उपपद समास है। कौन सा? उपपद समास है। अम्बुवहति तम विग्रह है, उपपद समास हुआ अम्बुवाहम में। यह हमारा 36 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 33 कहता है पवन तनय मैथिली उन्मुखी शाह। पवन के समान यानी हनुमान की तरह कौन मैथिली उन्मुख होकर, इस पंक्ति में जो सा पद आया है पद से किसका बोध हो रहा है? पवन तनय मैथिली उन्मुखी शाह, ये जो सा पद आया इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों? यक्षिणी का। पवन तनया जिस प्रकार मैथिली जो सीता थी वह उन्मुख होकर पवन तनया हनुमान जी को देखी थी, उसी प्रकार तुम भी क्या करना, मेरी जो यक्षिणी वह भी तुमको उसी प्रकार देखेगी जिस प्रकार सीता देखी थी। तो साप पद से यक्षिणी का हमारा बोध हो गया। किसका हो गया दोस्तों? यक्षिणी का हमारा साप पद से हुआ। किसके समान देखेगी? मैथिली उन्मुखी। मैथिली के किसको देखेगी? त्वाम तुमको, मेघ को, किसके समान? पवन के पवन तनय यानी हनुमान जी की तरह तुमको भी मेरी यक्षिणी देखेगी, ऐसा जो है यक्ष मेघ से कहता है। ठीक है, ये हमारा जो है 37 नंबर प्रश्न का आंसर है। त्वा सा पद से यक्षिणी का बोध हुआ। अगला नंबर प्रश्न संख्या 38 है मैथिली की तरह उन्मुख होकर मेघ को कौन देखेगी? तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी देखेगी। ठीक है, मैथिली कौन है? सीता थी। ठीक है, ठीक है, माता सीता का नाम, माता सीता को मैथिली कहा जाता है। तो मैथिली की तरह उन्मुख होकर मेघ को कौन देखेगी? तो यक्षिणी देखेगी। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है कि कांतो दंत सुहृदय हृदय वनतः संग मान किंचित विदुर, या किंचित हो जाएगा। यह सुक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सुक्ति है कांतोदय सुहृदय उपनतः संगमां किंचित उनः। तो यह पूरी पंक्ति, यह सुक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह सुक्ति जो है कालिदास द्वारा रचित है और उत्तर मेघ से है। किससे है? उत्तर मेघ से है। मेघ के उत्तर भाग से है दोस्तों, याद रखिएगा। यह हमारा अंतिम जो है लास्ट का पैराग्राफ चल रहा है, 40वें श्लोक से यह सुक्ति है। तो उत्तर मेघ के उत्तर से जो है, उत्तर मेघ के उत्तर भाग से यह जो है सुक्ति है। किसके द्वारा रचित है? कालिदास के। कौन से ग्रंथ का है? मेघदूतम से। तो 2-3 प्रश्न सुक्तियों से इस प्रकार से बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40 है कांतो दंत। ठीक है, प्रश्न है कांतो दंत खाली स्थान है, संग मान किंचित उन्ह रिक्त स्थान, जो यहाँ पे किंचित है, किंचित उन्ह रिक्त स्थान पूरे, रिक्त स्थान को पूरा करो। तो यहाँ पे कांतो दंत का क्या भरा जाएगा? सुहृदय हृदय उपनतः, हृदय उपनतः जो यहाँ पे भरा जाएगा खाली स्थान की जगह यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी लाइन है कांतो दंत सुहृदय उपनतः संगम किंचित किंचित उनह, यह पूरी पंक्ति है। सुक्ति हमारी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यह हमारा हो जाएगा खाली स्थान पे हृदय उपनतः भरा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। त्वाम उत्कंठो उच्छ्वसित हृदय कह। तो जो है यहाँ पे त्वाम उत्कंठो जो है उच्छ्वसित हृदय कह, तो यक्षिणी क्या हो जाएगा? यक्षिणी। यक्षिणी जब जो तुम जो है तुम उसको लाकर कहोगे कि मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, तो तुमको क्या करेगी? उत्कंठित होकर उच्छ्वसित होकर तुमको हृदय से जो है देखेगी। तो ताम उत्कंठो उच्छ्वसित हृदय कह, तो यक्षिणी। यक्षिणी किसको देखेगी? तुमको जो है, त्वाम मतलब तुमको यानी मेघ को, उत्कंठित होकर उत्साहित होकर प्रफुल्लित होकर हृदय से तुमको सुनेगी, तुमको देखेगी। तो कौन?
कह तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी, आंसर हो जाएगा यक्षिणी तुमको देखेगी। यह हमारा जो है 41 नंबर प्रश्न का आंसर है। आगे लेंगे 42 नंबर, सुहागिनी। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के संदेश को किसके द्वारा सुनने पर मिलन से कुछ ही दूर होता है ऐसा समझती हैं? तो सुहृदय उप उप उपतन जो है, सुहृदय उपनतः, ठीक है, न रहेगा उपनतः। तो सुहृदय जो सुहृदय है, उसके जो उनके सच्चे मित्र हैं उनके संदेश को सुनकर जो है मिलन से यह कुछ ही कम होता है, किसका? सुहागिनी स्त्रियों का। ठीक है, कोई जो है सुहागिनी स्त्रियां हैं, उसका पति प्रदेश गया है और उसके संदेशों को अपने मित्रों द्वारा भेज रहा है, तो इसको जब सुनती है तो उसे लगता है कि जो है पति के मिलन से थोड़ा ही कम लगता है उसके संदेश। किसके? पति का संदेश। तो यहाँ पे है सुहागिन स्त्रियां पति के संदेश को किसके द्वारा सुनने पर मिलन से कुछ ही दूर समझती? तो सुहृदय, यानी कि जो उसके प्रिय मित्र होते हैं उसके। ठीक है, ये हमारा जो है 42 नंबर प्रश्न का आंसर है। अगला चलेंगे 43 नंबर प्रश्न की तरफ। मित्र के द्वारा लाया गया पति का संदेश कैसा होता है? तो मित्र के द्वारा लाया गया पति का संदेश जो है संगमान किंचित किंचित उन्ह, मतलब मिलन से थोड़ा ही कम होता है। क्या होता है? मिलन से थोड़ा ही कम होता है। मिलन से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कुछ ही कम होता है, थोड़ा कम होता है। किसका? पति का संदेश किसके द्वारा? मित्र के द्वारा यदि लाया गया कोई संदेश होता है तो मिलन से थोड़ा ही कम होता है मित्र का संदेश। यह जो है आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मित्र के द्वारा लाया गया पति का संदेश कैसा होता है? तो संगमान किंचित उन्ह, मिलन से कुछ ही कम। यह हमारा आंसर है 43 से 44 प्रश्न को देंगे। 44 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है मैथिली से किसकी तुलना की गई? तो मैथिली से यक्षिणी की तुलना की गई कि जिस प्रकार मैथिली देखेगी पवन तनय को, उसी प्रकार मेरी यक्षिणी त्वाम जो है तुमको देखेगी। किसके समान? मैथिली के समान। तो यक्षिणी मैथिली से किसकी तुलना की गई? यक्षिणी की। यह हमारा जो है 44 प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलेंगे। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, पवन तनय की तरह कौन होगा? तो वह कहता है कि तुम्हें भी मेरी यक्षिणी त्वाम मतलब तुमको भी देखेगी। कौन? मेरी यक्षिणी। तो पवन तनय से मेघ का बोध हो गया। किसका हो गया? मेघ का बोध हो गया। पवन तनय की तरह कौन दिखेगा? तो मेघ दिखेगा। ये हमारा आंसर है 45 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया। आज का प्रश्नोत्तरी जो है श्लोक संख्या जो है 36 से 40 तक चला और जो है कुल हमने 45 प्रश्नों को सॉल्व कराया। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने इस प्रश्नोत्तरी को अपने मित्रों तक आदि तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल जो है 40 के बाद जो 41 से हम जो है अपने प्रश्नोत्तरी को लेकर पुनः जो है उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी से जो है विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। नमो नमः दोस्तों। नमः संस्कृताय। और जो है यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का जो हमारे जो है क्लास को आप लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद जो है। गुड नाइट।